मेजर सोमनाथ शर्मा और बैटल ऑफ बदगाम। इससे पहले वाला तो वो देवदत्त सोमदत्त हो गया ना। वो मैं आपको एक्सरसाइज करा दूंगा। बस ये पढ़ा दो, चैप्टर पढ़ा दो। चलो निकालो, ये आपका है ना, ठीक है। अभी प्रतिमा का भी टोटल करना है, रखा हुआ है। चलो ओके, चैप्टर निकल आया। आप लोग सोमनाथ शर्मा के बारे में क्या जानते हो? सर वो मेजर थे, वो मेजर थे, दूसरा मिला था और सर हिमाचल प्रदेश, सर वो हमारे थे, ये भी वही है। ये वहाँ से बीच में गए हुए थे, लेकिन बाद में मोटर चलाते हुए मौत हो गई। शायद मैंने अच्छे से देखा नहीं है, दोबारा देखता हूँ कुछ भी। ये सही इन्होंने कहा। ये तेजस जानते हैं, मोटर चला रहे मर गया। सही बात। मोटार तो एकदम तोप की तरह होता है, ऐसे ऊपर मोटर। नाउ ऐसे चलिए, की तरह उठा हुआ। दैट इज टेल ऑफ वेलर, बहादुरी की कहानी। बहादुरी की ये हमारे देश के पहले परमवीर चक्र हाँ, फर्स्ट पहले परमवीर चक्र, मैं दोबारा देखता हूँ। वैल्यूज एंड डिस्पोजिशन। तो वैल्यूज इंसान की बताई गई है, वैल्यूज ऑन कर दीजिएगा, एंड डिस्पोजिशन। यहाँ इनकी एक क्लास ठीक है, अब देखो डिस्पोजिशन मीनिंग, डिस्पोजिशन दैट इज, डिस्पोजिशन का मतलब है नेचर, कि किसका कैसा नेचर। मेरा मैं तो मजा ले लेके पढ़ाता हूँ बस, सर मतलब सीरियस नहीं रहता हूँ, इसलिए पढ़ाता हूँ। किसी भी चीज को सीरियसली नहीं ले रहा हूँ। चलो, मेजर सोमनाथ की द टेल ऑफ वेलर, बहादुरी की कहानी। वेलर का क्या मतलब होता है? वो मैं बता दे रहा हूँ। वेलर का मतलब समझो, अ टेल ऑफ वेलर। टेल का मतलब कहानी, और वेलर का क्या मतलब है? बहादुरी, पराक्रम की हाँ, कहानी। ये रहा, मोटर सेल से उनकी मौत हुई थी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि वो कैसे पानी की मोटर चला लेते हैं। मोटर नहीं, मोटार जो होता है तोप की तरह होता है ना। सर वेलर करेज हुआ। हाँ, करेज। ओके, लेट अस डू एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। यहाँ दिखाया गया है रिपब्लिक डे परेड ऑन 26 जनवरी। सी विद ग्रैंड, ये कैसा ग्रैंड फेस्टिवल है, सेरेमनी विद पॉम्प एंड शो, शानो शौकत के साथ निकाला जा रहा है। पॉम्प एंड शो, गाजे बाजे, सारे पॉम्प एंड शो। कहते हैं कि मेरी बारात तो पॉम्प एंड शो के साथ निकली। पॉम्प एंड शो का मतलब गाजे बाजे, शानो शौकत। शानो शौकत का मतलब कि 2 हाथी आगे, 4 घोड़े पीछे, उसके पीछे 3 कुत्ते, 2 बिल्लियां, 2 चूहे। शानो शौकत के साथ निकलो कहीं नीचे। अब आगे देखो, रिपब्लिक डे परेड देखी आपने? तो इसमें क्या दिखाया जा रहा है? दैट इज डिफरेंट स्टेट्स आर शोइंग द हिस्ट्री। उनके अपने अपने डेब्यू अपना अपना दिखाते हैं कि नहीं, कुछ ना कुछ वो वहां पर दिखाया जाता है। मेरा देश रे, मेरा देश हुआ रे रोशन, ले कुर्बान किया तुझ ही पे ये तन मन। ओके, अभी किसी ने भी कहा हो, और ये कहानी दी गई है हमारे आज़ादी के 75 ईयर्स हो चुके हैं, तो उसके अमृत महोत्सव के अवसर पर, क्योंकि 25 ईयर्स से 47 में आज़ाद हुआ है, तो हम लोग उसके 75 ईयर्स को मना रहे हैं। हाँ, तो इसमें मेजर सोमनाथ शर्मा के बारे में बताया गया है कि ही वाज द, देखो बिल्कुल वैसे ही पता चले जाएंगे। दिस इज ट्रिब्यूट टू वेलर मेजर सोमनाथ शर्मा, इंडिया फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ परमवीर चक्र। ये हमारी उनको एक ट्रिब्यूट है,
यानी श्रद्धांजलि है। ट्रिब्यूट का क्या श्रद्धांजलि। मतलब है? श्रद्धांजलि। Whose name is etched in the annals of history, इतिहास के पन्नों में एचिंग हो गई है, Permanently अंकित हो गया है। fixed। नाम मतलब हट ही नहीं रहा है अब हट नहीं, जैसे एचिंग होती है ना, गिलास पे नाम लिख देते हैं स्टील के गिलास में, एचिंग। तो his bravery and sacrifice stands as a beacon of inspiration and generation। जैसे एक बीकन, प्रकाश स्तंभ खड़ा रहता है। बीकन, बीकन क्या होता है कि जब समुद्र में एक प्रकाश स्तंभ, लाइट हाउस खड़ा रहता है, उससे शिप्स को पता चलता है कि कहाँ जाना है। तो वैसे ही वो मशाल की तरह है। बीकन का क्या मतलब होता है? जैसे न्यूयॉर्क की देवी, दैट इज स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, हैज टेकन ए बीकन, अ टॉर्च, इन द सिमिलर मैनर हिज valor, bravery is a beacon to all the soldiers who are fighting for country। तो उनके लिए वो इंस्पिरेशन है, बीकन है। Whether through the National War Memorial, soul-stirring patriotic songs, book stories, recounting acts of valor, और द सेलिब्रेशन ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव, चाहे ये नेशनल वार मेमोरियल की बात हो। नेशनल वार मेमोरियल में उनका नाम अंकित है, आप 4-5 पेज आगे लिखोगे तो उसमें सोमनाथ शर्मा जी का नाम अंकित है। नेशनल वार मेमोरियल में उनके नाम का पत्थर लगा हुआ है, जो वहाँ पर जितने लोग मरे हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार और उसके बाद देश के लिए, उन सब में लिखा है सोमनाथ शर्मा। तो वेदर इट इज नेशनल वार मेमोरियल या पैट्रियोटिक सॉन्ग्स हो या बुक्स हो, सब जगह उनका नाम मिलेगा। आगे देखिए, और हिज मेमोरीज ऑनर्ड, मेजर सोमनाथ शर्मा लेगेसी ऑफ करेज एंड डिवोशन टू नेशन रिमेन्स फॉर एवर अलाइव। उनका जो करेज है, उनका वेलर है, उनका देश के लिए डिवोशन है, वो हमेशा याद रखा जाएगा। The serene Kashmir Valley in the shadow of the majestic Himalayas witnessed a tale of extraordinary heroism and sacrifice to protect the integrity of Indian borders। हेमंत, इसका अर्थ बताइए। serene Kashmir Valley, शांत कश्मीर की घाटी, in the shadow of majestic Himalaya, हिमालय की छाया, हिमालय की छाया, विटनेस्ड, उसने ये इनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरिज्म, हीरोइज्म को विटनेस बताया, उसका गवाह है। हिमालय की घाटियां उनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हीरोइज्म का गवाह। द डे बिगन विद द साइलेंस ऑफ कोल्ड नवंबर, ये बात नवंबर की है, नवंबर की है। हाँ। But ended with echoes of courage, जो गूंज उठी as the inspiration for generation to come, जो आगे की पीढ़ियां याद रखेंगी। इतना वेलर उन्होंने दिखाया। This is the story of Major Somnath Sharma and the brave men that he led to a mission to protect श्रीनगर एयरपोर्ट। और वो कुमाऊं गढ़वाल, वो कौन से रीजन के थे? अलग अलग बहुत सारी बटालियन होती है, कुमाऊं रेजिमेंट के थे वो कौन से के थे? कुमाऊं बटालियन, कुमाऊं रेजिमेंट, ठीक है। तो उनको भेजा गया श्रीनगर में। क्यों भेजा गया? क्योंकि उस समय जो हमारा देश कब आजाद हुआ? 1947। तो उसमें 1947 ये हमारे हिस्से में हिस्सा नहीं था। दिस पोर्शन वाज किंग हरि सिंह। इसके राजा कौन थे? हरि सिंह। उन्होंने बोला था कि हम आजाद रहना चाहेंगे, ना हम भारत में मिलेंगे और ना किसके साथ मिलेंगे? पाकिस्तान। उस समय हम आजाद हो चुके थे, दैट इज 15 अगस्त को। और 1947 4 महीने बाद, अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर, अगस्त हुआ था, सितंबर 2 ही महीने बाद पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया कि इस पे आक्रमण करके अपने हथियार, उनकी गोरिल्ला फोर्स के 500 लोगों ने आक्रमण कर दिया और इधर आ गए। और यहीं पर एक हाइट प्लेस था जो श्रीनगर वैली थी। ये हिस्सा क्या कहलाता है? श्रीनगर में पहले इन्होंने इन्फिल्ट्रेशन किया। जब इन्फिल्ट्रेशन किया तो राजा हरि सिंह भागे भागे आए दिल्ली, बोले हमको अपने में मिला लो, वो नहीं तो हमें अपने में मिला लेगा। तो राजा हरि सिंह से साइन कराया गया, बोलो कि लिखो हम भारत का हिस्सा हैं। तो भारत का हिस्सा उन्होंने क्या किया बताओ? लिख दिया, जवाहरलाल नेहरू के सामने साइन कर दिया। तो अब उसके बाद
सोमनाथ की बटालियन गोरखा रेजिमेंट को बोला गया जाओ इमीडिएट श्रीनगर जाओ और उनको क्या करो, भगा दो। सर उनके 90 सोल्जर थे। 90 सोल्जर्स थे, सारे लोगों को श्रीनगर भेज दिया गया। सभी अब बोला श्रीनगर कि थे। देखो कुछ नहीं हो रहा तो तुम लोग लौट आओ क्योंकि रात होने वाली है। तो वापस अपना अपना एयरलिफ्ट करके अपने अपने रेजिमेंट में वापस जाओ। कुछ सोमनाथ जब वहां पहुंचे श्रीनगर तो देखा अरे 4 किलोमीटर दूर पर जो गांव है वो ऊंचाई पर स्थित है। कहाँ पर है? ऊंचाई पर स्थित है और वहां पर 500 लोग डटे हैं, हम 90 लोग हैं और अगर वो लोग वहां रहेंगे तो निश्चय ही श्रीनगर का एयरपोर्ट और श्रीनगर की जमीन को वो कब्जा कर लेंगे, फिर हम कभी भी नहीं छुड़ा पाएंगे। तो उन्होंने इनकार कर दिया, बोले हम तो वापस नहीं आएंगे। यद्यपि एक के ऊपर वो कितने थे बोलो? 500। वो 500 और ये 90 थे, तो एक के ऊपर कई लोग थे। हाँ। समझ में आई बात? तो उन्होंने इनकार कर दिया, बोले हम 2 बजे तो नहीं वापस आ रहे हैं। उनको ऑर्डर मिला था वापस आ जाओ, उनका हाथ में प्लास्टर था। हाँ, उनके हाथ में क्यों? प्लास्टर था। क्योंकि वो म्यांमार के युद्ध में फर्स्ट वर्ल्ड वार में भारत के लिए लड़े थे और बहादुरी दिखाई। वो म्यांमार यहाँ कहाँ पे? हाँ, वो बर्मा उधर है। तो म्यांमार उस समय बर्मा कहलाता था। म्यांमार में फर्स्ट वर्ल्ड वार में सोमनाथ अपना वेलर दिखा चुके थे और उनके हाथ में प्लास्टर था। वो कैसे हुआ? वहां पर उन्होंने फ्रंट में लड़ाई की। हाँ। लेकिन उन्होंने कहा प्लास्टर हो तो भी मैं अपनी टीम के साथ रहूंगा। हाँ। उनकी डी कंपनी टीम थी। टीम का नाम क्या था? डी कंपनी। बोले हम तो वहां रहेंगे क्योंकि हम अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाएंगे। और वहां पर कुछ भी वो नहीं कर पा रहे थे, तब भी उन्होंने अपने सैनिकों को, फिर थोड़े ही देर में वो आ गए। जो भी उनके 500 इनफिल्ट्रेटर्स थे ना, उनको गोरिल्ला कहिए, क्या कहिए, या ट्राइब्स क्या कहेंगे, और हिंदी में बोलना है तो कबायली। क्या बोलोगे? जो उधर से आए थे वो क्या कहे? कबायली लोग थे। कबायली दे नो द डिटेल ऑफ ईच टरीन। वो वहां की हर सड़क से वाकिफ थे। ये लोग नहीं वाकिफ थे, ये तो जस्ट एयरलिफ्ट होके गिरे थे वहां पे। वो लोग हर छोटी छोटी गलियों को जानते थे और इनका उनसे सामना हुआ। ये ज्यादा कुछ नहीं, बहुत ज्यादा नॉलेज था। और इन्होंने, जबकि इनके हाथ में कुछ नहीं था, लड़ भी नहीं सकते, तो लोगों को मैगजीन उठा उठा के भर भर के देना शुरू कर दिया कि हाँ, जिससे कि लोग लड़ सकें मशीन गन में। ठीक है। और उन्होंने बोला हम लड़ नहीं सकते क्योंकि हमारे पास एमिनिशन खत्म हो गए हैं, हम आपको कवर फायर देंगे, आप आके इन जो हैं कबायली लोगों पे, इनके ऊपर एयर स्ट्राइक करो। ये ऊंचाई पर है, हम नीचे से कैसे मारें? वो ऊंचाई पे बैठे हैं। हाँ। वो हम पे आसानी से हमें देख ले रहे हैं, हम तो उन्हें नहीं देख पा रहे हैं। एक बार जरा ऊपर से स्ट्राइक करो। जब एयरक्राफ्ट आए, इन्होंने 1 2 3 4 जैसे रनवे में नहीं किनारे किनारे लगे होते हैं, हाथों से वही पट्टियां बनवा दी कि एयरक्राफ्ट प्रिसीजन के साथ उन पे आक्रमण करे। एयरक्राफ्ट आया, उन पर प्रिसीजन के साथ आक्रमण किया, लेकिन फिर भी ये भी, इनके भी कुछ मर चुके थे। तो इनके 90 लोगों में जितने भी बचे थे उसके 7 गुना, उनके 350 लोग बचे। और इनके कितने बचे थे? यानी 40 मर चुके थे। कितने मरे? 1 पे 7। इनका 1 और उनके कितने बचे? 7, तो 40 मर चुके थे। एयरक्राफ्ट करके चला गया। फिर उन्होंने कहा, फिर से फोन किया, सर हमारे एमिनिशन खत्म हो गए। एमिनिशन खत्म, क्योंकि उस समय देश तो इतने बनाता नहीं था, स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री तो थी नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है खत्म हो गए, चलो लौटो। अब वहां से आदेश आ गया लौट आओ, देखा जाएगा लेंगे कि लेंगे, देंगे तो देंगे। उन्होंने कहा नो, हम अपनी 1 इंच जमीन किसी को नहीं देंगे, हम आखिरी सोल्जर के होने तक लड़ते रहेंगे, लेकिन अपनी एक। तो इनकी वजह से श्रीनगर आज हमारे अंदर में। तो उसके बाद क्या हुआ बताइए कि ये लड़ते गए, 6 घंटे तक इन्होंने लड़ाई जारी रखी। तभी जैसे इन्होंने कहा कि वो एक सोल्जर को मैगजीन भर कर दे रहे थे, तो एक मोर्टार आया और वहीं गिरा जहां सोमनाथ थे। मोर्टार का मतलब एक शेल होता है बड़ा, इतना बड़ा तोप जैसा होता है थोड़ा सा, तो ऐसा होगा, स्टैंड पे लगा रहता है, ऐसे रहेगा, स्टैंड पे लगा रहता है, तोप जैसा होता है वो, उसके अंदर से मिसाइल मारता रहता है। क्या होगा, ये ब्लास्ट कर जाता है। कैसा होगा शेल, ठीक है, हाथ से दागा जाता है, एक ऐसी हाथ से उसके अंदर डाल देते हैं और इसके अंदर डालेंगे ये मोर्टार। हाँ। ये ऊपर उछल के जहाँ जाना होगा गिर जाएगा। अभी दिखा देंगे वीडियो में, समझ में आया कि नहीं? ये जाके जहाँ गिरता है ब्लास्ट हो जाता है। बॉम्ब टाइप के होता है, कंधे पे रखते हैं। बेलुगा गन होती है। कौन सी गन होती है? बेलुगा गन। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हमारे वो हैं, तो उस पर इगला गन, बेलुगा गन, ऐसी बहुत सारी गन होती है। तो
ठीक है, मैं तो खुद ही आर्मामेंट में रहा हूँ एयरफोर्स में, 23 साल काम किया। तो इतना सर तो आप मैं एयरफोर्स में थे? एयरफोर्स से फिर मैं पढ़ा है। तो ये इसको क्या कहेंगे? मोटार। मोटार। ठीक है? मोटार में फिर उसका शेल कहाँ पे हुआ? मोटार में यही इसका इंसेंडरी है, इसका सेल है, इसमें सब ब्लास्टिंग मटेरियल। शेल। अब वो आगे गिरा, फिर सोमनाथ शर्मा की डेथ हो गई, लेकिन उनका वेलर था, उनका डिटर्मिनेशन था, उनके सैनिक लड़ते रहे। मेजर के ना होने पे लोग लौट आते हैं, लेकिन उनके सैनिकों ने, ठीक है कि हमें कोई कमांड नहीं है, लेकिन वो लड़ते रहे। 6 घंटे बाद पीछे से सेना आई आगे, 6 घंटे बाद पंजाब से रेजिमेंट आई, और उन्होंने कहा कि अब क्योंकि तुरंत तो आ नहीं सकती थी, सब एमिनिशन आया, सब कुछ आया, और सब कबायलियों को मार के गिरा दिया, और फिर हम आगे बढ़ते गए। क्या हुआ? उन्होंने हमारा कितना कब्जा कर लिया था बताओ? इतना हिस्सा कब्जा कर लिया था। लेकिन जब फिर सेना हमारी आई, 6 घंटे की लड़ाई के बाद वो आगे बढ़ती गई, यहाँ तक आई, और बढ़ रही थी। तो हमारे सोमनाथ जो शर्मा थे ना, उनके बाद के जो कमांडर थे, वो मेजर, उन्होंने कहा नेहरू जी हमें शाम तक का समय दीजिए, हम कराची पहुंच जाएंगे, इनको खदेड़ देंगे, कराची में हम आपको लंच कराएंगे। नेहरू जी ने कहा नो, वी आर द प्रीचर्स ऑफ पीस, हम शांति के पुजारी हैं, यहीं रहो। और तब से आज तक हमारा पॉक ऑक्यूपाइड, हमसे आज तक नहीं छूटा। बोले हमें कबूतर उड़ाने पसंद है, जबकि वो इतनी जमीन दे चुके थे। हरी सिंह ने साइन कर दिए, आज भी हमने देखा। हमारा मुजफ्फराबाद और हाँ, ये सब नहीं समझ में आ गई इनकी शहादत। अब आगे की बात नाउ देखो, द एनिमी इज ओनली 50 yards फ्रॉम अस। कितनी दूरी पर था? यहाँ पे 50 yards। 50 yards कितने होते हैं? कितने दूरी पर रहेगी बताओ? 50 कदम पे रहेगी थी। एनिमी कितने दूरी पर थी? 50 कदम पर थी। वी आर हेवीली आउट नंबर्ड। हमारे और उनके बीच में कितने का अंतर है? 1 to 7 का है। तो इनके सेंटेंस जरा पढ़ो। I shall not withdraw an inch. But we'll fight to the last man at the last हम round. आखिरी आदमी तक लड़ेंगे। और आखिरी गोली तक। देखो उसके डिजाइन पढ़ो। When he was crouched in the trench next to machine gun operator, उसी समय क्या हुआ? A mortar shell came इनको लगी and killed him instantly. और उसके ठीक नीचे पढ़ो कि 6 hours तक उन्होंने उनको फेस किया इतने कम लोगों में, और उनकी डी कंपनी के सेक्रीफाइस। और क्या उसके नीचे तुम ये देख रहे हो? 4 कुमाऊं बटालियन। कहीं लिखा हुआ दिखा? बड़े लेटर ये बड़ा सा लिखा है वो इसी के थे। उस पूरे बटालियन को बैटल ऑनर दिया गया। और मेजर की 24 साल में मृत्यु हो गई थी। क्या आपको मालूम है? इनके पिता खुद भी एक मेजर थे, वो भी, और वो बड़ी बड़ी लड़ाइयों में लड़े थे। और इनके दादा अपने पिता को महाभारत की और पोते को महाभारत की कहानी सुनाए। तो इसका मतलब है कि उनको पॉस्टुमसली अवार्ड दिया गया। पॉस्टुमसली का क्या मतलब है? मरणोपरांत, मरने के बाद, आफ्टर डेथ। अब अगला देखिए, इनका जन्म कहाँ हुआ? और ये मुझे बताओ कि कबायलियों ने कब आक्रमण किया और हमने इसे कब छुड़ाया। देखो इस चीज को कि 27 अक्टूबर 1947, सारी डेट लिखो। 26 52 पेज पे लिखी है। 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह हैंडेड ओवर जम्मू एंड कश्मीर टू इंडिया। हरि सिंह ने क्या किया? हरि सिंह हैंडेड ओवर J&K। सर इस टाइम पे तो वो इन्वेडर्स ने इन्वेड कर दिया था। तो जब उन पे आक्रमण हुआ, तुरंत ये भागे दिल्ली आए, बोले ले लो हमारे जम्मू, हमें बचा लो। जम्मू और कश्मीर दोनों में उन्हीं के अंदर थे, वो राजा थे। उन्होंने जब किया तो बताओ 27 को क्या हुआ? अगले दिन देखो हम लोगों ने सेना भेज दी जब उन्होंने साइन कर दिया। और 22 अक्टूबर को क्या हुआ बताओ? उसके ठीक ऊपर देखो, ऑपरेशन गुलमर्ग हुआ। वो पाकिस्तान के द्वारा। हाँ सही कह रही हो।
1947 में कौन सा ऑपरेशन हुआ? ऑपरेशन ऑपरेशन गुलमर्ग। किसके द्वारा? बाय इनफिल्ट्रेटर्स। इनफिल्ट्रेटर्स का मतलब है जो घुसपैठिया, जो घुसपैठिया कर कहते हैं इनफिल्ट्रेट कर डाला। वो कब आए भी लोग। नाउ अब 27 तारीख को जरा सोचो क्या हुआ होगा। तो फिर 26 को उन्होंने बोला 4 दिन तक तो वो ऐसे ही कुछ खुद लड़ते रहे, खुद तो नहीं लड़ पाए। तो 27 तारीख को ट्रूप्स वर पोस्टेड टू जम्मू एंड कश्मीर। ट्रूप्स वर सेंट, और उस ट्रूप्स में कौन थे? सेंट। एयरलिफ्ट का मतलब है उनको हवा से पैराड्रॉप कर, हेलीकॉप्टर से या किसी तरीके से वहां गिराया। फिर ये लोग पैराड्रॉप करके नीचे आ गए। ट्रूप्स वर सेंट, कहां पे भेजा? टू श्रीनगर। हाँ, रोड से नहीं भेज पाए क्योंकि रोड सही थी नहीं, श्रीनगर भेज दिए। अच्छा, सोमनाथ शर्मा कब पहुंचे? 31 अक्टूबर 1947। डी कंपनी 4th बटालियन। डी कंपनी 4th बटालियन। बटालियन का मतलब टुकड़ी। 4th बटालियन। एक बटालियन में 72 लोग होते हैं। 72। डी कंपनी की 4th, एक कंपनी की 23 टुकड़ी होती है और एक बटालियन में 72 लोग। लेकिन जो रेस्ट पर थे, छुट्टी पे थे, सब आ गए, कहा हम भी लड़ेंगे। 90 हो गए। जो लोग छुट्टी पर थे वो भी आ गए। वो हमें भी लड़ना। टुकड़ी बटालियन कंपनी 4th बटालियन ऑफ कुमाऊं रेजिमेंट। ऑफ कुमाऊं रेजिमेंट। ठीक है, और इनके कमांडो वो पहुंची, उनको डिटेल कर दिया गया। अंडर कमांड ऑफ मेजर सोमनाथ शर्मा। हाँ, उनके लेफ्ट हैंड में फ्रैक्चर था शर्मा, तो वाज डिप्लॉयड देयर। इनको डिप्लॉय कर दिया गया। चाहते तो ये बच सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमें लड़ना ना। अच्छा, ये बात है 31 अक्टूबर की। तब तक 22 अक्टूबर से 31 अक्टूबर अभी 9 दिन हो चुके हैं। ओके, और 3 नवंबर 1947 को 3 नवंबर 1947 आप ये समझिए, बडगाम was a valley 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम श्रीनगर। बडगाम विलेज पे गए थे ये तो। बडगाम was valley, कितने दूरी पर? एक घाटी होती है ना, वैली। वैली ऐसी होती है जैसे ये ऐसी होती है वैली। डी कंपनी की 4थी रेजिमेंट है। मुझे इसके बारे में ज्यादा पता नहीं, डी कंपनी क्या है। तो चेक करें। बडगाम वाज वैली। तो सेवरल कंपनीज इंक्लूडिंग, तो बहुत सारे अलग अलग भारत से, जैसे पंजाब रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, सब आई। पंजाब में सब सीख रहे सब लोग वापस चली गई, लेकिन इनकी कुमाऊं रेजिमेंट हिमाचल वाली। अरे भाई, हिमाचल के लोग बड़े वीर होते हैं, ऐसे थोड़ी है। ऐसे थोड़ी परमवीर चक्र मिला। मुझे नहीं पता था। अच्छा, तो अब बडगाम वैली कितने दूरी पर थी बताओ? 58 वाज वैली 5 किलोमीटर। अबे हमारे यहाँ पंजाब रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट और कुमाऊं, ये 3 ऐसी है जहाँ भेज दो ये। ठीक है, गोरखा नेपाली होते हैं, तो ये बहुत ज्यादा लड़ाई। हाँ, 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम श्रीनगर था। सर अभी भी है क्या? हाँ, श्रीनगर। श्रीनगर तो श्रीनगर से इतनी दूरी पर था। अब जरा देखें तो SRI श्रीनगर सब
चले गए, ये नहीं गए। वो नहीं डी कंपनी लास्ट में बची बेचारे थे। इनका जाना था लेकिन इन्होंने मना कर दिया। सर फिर इन्वेट हो गया। अच्छा यहाँ पे कितने लोग थे? It has noticed presence of 500 infiltrators. 500 infiltrators. There were कितने present थे? 500 infiltrators were present. घुसपैठिए। उन लोगों ने चालाकी की, सिर्फ 10 लोगों ने इन पे हमला किया, लेकिन सोमनाथ शर्मा जानते थे ये हल्का अटैक है जिससे हम मिसगाइड हो जाएं। इसके पीछे एक बड़ा अटैक है। इनको सूचना मिल गई थी 500 लोग हैं तो 10 क्यों अटैक कर रहे हैं? तो 10 लोगों के अटैक को उन्होंने सावधानी के साथ काउंटर अटैक किया, लेकिन वो सतर्क थे कि किसी दूसरी तरफ से लोग आ सकते हैं। वो अचानक तुम उनसे लड़ने में लगे रहोगे, पीछे इधर से आके मार देंगे, तो वो नहीं, उन्होंने कुछ लोगों को लगाया। 10 के लिए उन्होंने अपने 5 लोग लगाए, बोले चारों तरफ देखते रहो इधर से आएंगे। तो सतर्क, वो जानते थे कि ऐसा होता है। It has 90 soldiers. इसके कितने soldiers थे? 90 So soldiers. deployed, it has 90 soldiers. सर EERILY का क्या मतलब है? हैं? EERILY मैंने लिखा है। EERILY। The valley was eerily silent. बिल्कुल ऐसे मिस्टिक रहस्यमयी तरीके से चुप थी। जब हमले से पहले की होती ना जो शांति, वो वैसी अचानक फ्राइटनिंग एंड मिस्टीरियस वे। एरिली का मतलब है रहस्यमय शांति, जिसे सब चुपचाप। एरिली का मतलब बगल में लिखा है मिस्टीरियसली साइलेंट। अच्छा अब क्या होगा? वो ट्राइबल गुरिल्ला थे। कैसे थे? गुरिल्ला। ट्राइब्स थे और गुरिल्ला वारफेयर करते थे, छुप के वार करते छुप कर वार करते थे। उसको गुरिल्ला कहते हैं, सर जब गुरिल्ला। बहुत कम सोल्जर्स बचे हैं तब वो आए थे। गुरिल्ला। है ना? मतलब सब जा रहे थे जब लास्ट जो कि सब तो चले गए, थोड़े जल्दी से कर लो। बचे थे तो फिर इन्होंने देखा तो इन्होंने कि देखा कम ही अभी बचे हैं, तो फिर बचे हैं, उन्होंने चलो किया था। इनको मार देते हैं। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? गुरिल्ला। पाकिस्तानी इन्वेडर्स तो ये आउट नंबर हो गए थे, फिर इन्होंने वेलर के साथ इसको किया। बाकी कहानी मैंने बता दी, अगले पेज पे आओ। हम लोग इसकी टाइम लाइन देख रहे हैं। एंड लास्टली क्या हुआ? इनके जाने के बाद लास्टली ऑल इन्फिल्ट्रेटर्स वर किल्ड। लास्टली क्या हुआ? ऑल इन्फिल्ट्रेटर्स वर किल्ड एंड पोस्टुमसली मेजर सोमनाथ शर्मा वाज अवार्डेड परमवीर चक्र। दैट इज, देखो लास्टली ऑल इन्वेडर वर किल्ड, सभी मार दिए गए। कौन बचा? कितने बचे हुए यहाँ पे? कुछ तो बचे ही होंगे, जब जो जीतता है उसके 20-30 लोग तो बच ही जाते हैं, और तो सब मर ही गए होंगे। तो इसके बाद क्या हुआ? इन्वेडर्स वर किल्ड। तो उनकी families को मेजर सोमनाथ शर्मा कैसे, अभी उनके फैमिली के बारे में देखेंगे। सोमनाथ शर्मा किस एज पे मरे? 24। शर्मा at age of 24 died. कैसे मरे? By shell of mortar. शेल ऑफ मोटार। मोर्टार का एक टुकड़ा उनके शरीर में चला गया। And posthumously he was awarded highest decor. Posthumously अपने sacrifice के लिए he was awarded Paramveer Chakra. इनको मिला। इनकी जो कंपनी थी उनको क्या दिया गया? द बैटल ऑनर। 4 कुमाऊं रेजिमेंट, उसको क्या मिला? 4 कुमाऊं रेजिमेंट को द बैटल ऑनर, उसी में लिखा है जो बड़ा बड़ा पेज नंबर 54 में लास्ट चौथी लाइन देखो। कुमाऊं रेजिमेंट या बटालियन got the battle honor.
टीम को भी मिलता है अगर टीम अच्छा काम करती है। अब अगले पेज पे देखो, वी हैव डल्व, हमने बड़ी गहराई से खोजबीन की। डल्व का क्या मतलब है? गहराई से खोजबीन करना। हाउ द इवेंट 3 नवंबर, 3 नवंबर को ये सब हुआ है, तो 3 नवंबर को हम लोग देख लें क्या हुआ है। 3 नवंबर की डेट पीछे आई है, 1947। आई है, तो इसका मतलब है हाँ यहाँ पे है ना, ये 3 सभी नवंबर। है डिप्लॉयड हो गए 31 For the को। ये जो चीज है ना, ये 3 नवंबर लिख लो। ये सब काम उन्होंने जो किया है उनकी डेथ, ये सब 3 नवंबर का है। और फिर ये लेटर ऑन है, पोस्टमसली तो लेटर ऑन बाद में मिलेगा परमवीर चक्र, लेकिन यहाँ तक तो सोमनाथ शर्मा मेजर डाइड, यहाँ तक सारा काम 3 नवंबर का। बाकी तो अवार्ड तो बाद में मिलता रहता है, ठीक है। आगे देखो, नहीं ठीक है। अब नेक्स्ट इज born on 31 जनवरी 1923, 47 में मर गए, 24 साल ही एज मरे। तो born on मेजर सोमनाथ शर्मा का जन्म कब हुआ? 13 जनवरी 1923। सही है। देखो मेजर्स और कहाँ पर हुए थे? कांगड़ा में। सो मेजर कांगड़ा जिला है, सोमनाथ, पिथौरागढ़, कांगड़ा, बहुत से शिमला, बहुत सारे मनाली, कुल्लू, ये सब वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे हैं। 31 जनवरी मेजर सोमनाथ शर्मा, ठीक है। बॉर्न कहाँ पे बॉर्न हुए? इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। अच्छा और भी कुछ लिखा? सर उसके ऊपर है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में डाट, ठीक है। टाउन ऑफ डाट इन कांगड़ा, एक कस्बा था, तो बॉर्न इन टाउन, टाउन था डाट और डिस्ट्रिक्ट था कांगड़ा, और स्टेट क्या था? हिमाचल। हिम का जिस पर आंचल हो, बर्फ का पड़ी। आंचल, बर्फ, बर्फ, इसके ऊपर बर्फ पड़ी है, बर्फ से ढका हुआ। हिम आंचल प्रदेश, एक ऐसा प्रदेश जो बर्फ से ढका हुआ है। सही है। अच्छा, हिज फादर जनरल अमरनाथ शर्मा, उन्होंने भी बहुत ज्यादा नेशन को अच्छे से किया। हिज फादर वाज जनरल, इसका मतलब है उनके जो पिता थे उन्होंने रॉयल ब्रिटिश एयरफोर्स में काम किया। पिता, क्योंकि उस समय तो देश गुलाम था, तो ब्रिटिश एयरफोर्स होगी। ब्रिटिश एयरफोर्स में उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़ा। सर ये क्या लिखा है सेकंड लाइन में? दैट इज टाउन डार्ट, कहाँ पर थे बोलो? DADH, DADH डार्ट ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का। अच्छा, हिज फादर वाज जनरल, कौन थे जनरल? दैट इज अमरनाथ शर्मा। अमरनाथ शर्मा। सर वो 8th बटालियन में थे, हैदराबाद की। अमरनाथ शर्मा had served the nation, ऐसा था। From his early age at Sherwood, उन्होंने पढ़ाई कहाँ की? That is Sherwood College नैनीताल और रॉयल मिलिट्री कॉलेज सैंडहर्स्ट, कितना वहाँ पढ़ाई की। तो क्वालिफिकेशन कहाँ कहाँ है इनकी? अर्ली क्वालिफिकेशन कहाँ है? शेरवुड कॉलेज। दैट इज शेरवुड कॉलेज नैनीताल। नैनीताल यूपी में था, अभी उत्तराखंड में हो गया, ठीक है। इसके अलावा रॉयल मिलिट्री कॉलेज सैंडहर्स्ट, रॉयल मिलिट्री कॉलेज, सब रॉयल एयरफोर्स थी, ब्रिटिश रॉयल रॉयल लगाते थे।
तो इसलिए उन्होंने उस कॉलेज का नाम भी क्या रख दिया, रॉयल रॉयल एयरफोर्स कहते थे पहले इंडियन एयरफोर्स की जगह। हाँ, जब वो लोग चले गए तो फिर हम उसे इंडियन एयरफोर्स कहते हैं। रॉयल मिलिट्री कॉलेज सैंडहर्स्ट, बहुत ऐसे थे। अच्छा, इनको कमीशनिंग कब मिली थी? 8th बटालियन। सो मेजर सोमनाथ शर्मा को 8th बटालियन में कमीशन किया गया था, अफसर बनाया गया। कमीशनिंग का क्या मतलब होता है? ऑफ 19th हैदराबाद रेजिमेंट 1942 में ही वाज कमीशन। कमीशन का मतलब है अफसर बनाना। ही वाज कमीशनड, नहीं थे क्योंकि इनका जन्म ही कब हुआ? ही वाज बॉर्न। अब इसमें जन्म तो हमने लिखा ही नहीं, 31 जनवरी 1923, ये लिख लो। तो यहाँ पे लिख लीजिए कब जन्मे, 31 जनवरी 1923 का जन्म। 31 जनवरी 1923। अब 47 में मर गए तो 24 साल में मरेंगे नहीं। He was commissioned। बोलो 1942 में क्या हुआ? उनको कमीशन मिल गया। जिस समय गांधी जी अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन चला रहे थे, क्विट इंडिया में, उस समय कमीशन देते थे। He was commissioned और रॉयल एयरफोर्स के जहाज उड़ा रहे थे। कमीशन इन 1942, ठीक है। 1942 में किसमें हुआ? इनकी पोस्टिंग कहाँ हुई? 8th बटालियन 19 हैदराबाद रेजिमेंट की 8वीं बटालियन में थे। एक बटालियन में कितने लोग होते हैं? 72। 8th बटालियन ऑफ 19th हैदराबाद रेजिमेंट। उसमें इनकी पोस्टिंग हुई, फिर पोस्टिंग इनकी और कहीं की गई। जैसे तुम्हारे पापा यहाँ पोस्टेड है, हो सकता है दिल्ली में हो तो 3 विंग फार्मा में चले जाएंगे, कहीं भी अलग अलग जगह अलग अलग होती, तो वो जहाँ जाएंगे फिर वहाँ के मेंबर, तो उनकी पोस्टिंग फिर यहाँ से कहाँ हो गई और कहीं हो गई। अच्छा, इसके बाद ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 इन अराकान कैंपेन इन बर्मा। आज भी तुम्हें मालूम है अराकान आर्मी है वहाँ पर। एक साल से अराकान वाले जो मिलिट्री है वो अराकान क्षेत्र में उनका डिस्प्यूट चल रहा है। अराकान आर्मी, बर्मा की आर्मी का क्या नाम है? तो ये अराकान एक जगह का नाम है। वहाँ पर ये गए थे और वहाँ पर बर्मा में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला था? 1914 से 1919। तो इनके पिता कब से कब तक है? देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की डेट देखो, WW1 कब हुआ था? वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 1 अब ये था 1914 से 1919 तक। इसमें इनके फादर लड़े। हाँ। और फिर समझो वर्ल्ड वॉर 2 में वर्ल्ड वॉर 2 भी आया था। WW2 में 1939 से 45 इसमें ये खुद लड़े। क्या बोला था? और कहाँ पे लड़े? अराकान आर्मी। अराकान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कौन लड़ा बोलो? ये लड़े। देखो इस चीज को, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अराकान आर्मी में लड़ी। 42 में इनको कमीशन मिला और 42 में कमीशन जैसे मिला इनसे बोला जाओ तुम लड़ाई करो। वर्ल्ड वॉर चल रहा था, इनको भेज दिया जाओ लड़ाई करो। 42 तक आधा वर्ल्ड वॉर हो चुका है, देख लो। 42 आधा बचा है कि नहीं? 3 साल लगभग आधा हो गया। तो इनको कहाँ भेज दिया गया बोलो? 5 से भी वर्ल्ड वॉर 42 में भेज दिया गया। वर्ल्ड वॉर 2 ही फॉट 42 में कमीशन मिला। बस जैसे अफसर बने बोले जाइए आप सेना लेके जाए, अपनी बटालियन उठाओ, जाओ बर्मा में लड़ाई करो, वहाँ इनके यहाँ फ्रैक्चर हो। वो डायरेक्ट तो वही बन गए थे क्या? कमीशन मिल गया, वो एक बटालियन के हेड हो गए थे। ऐसे हाँ, तो अब उसमें उन्होंने
अराकान कैंपेन इन बर्मा, ही फॉट इन, अराकान जगह का नाम है, कैंपेन इन बर्मा, बर्मा को आजकल क्या कहते हैं? म्यांमार। वर्मा की राजधानी क्या है? रंगून, ये मालूम है? रंगून, वर्मा की राजधानी क्या है? शायद सुना है मैंने। ये देखो, ये है वर्मा, इसकी राजधानी क्या है? रंगून। इसी पे गाना भी बना है, मोरे पिया गए रंगून, किया है वहां से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है जिया में। सुरैया का गाया गाना है, और ये ब्लॉक बस्टर गाना सुना हुआ है कि नहीं? कितना पुराना है, नहीं? आप ब्लॉग बना रहे हो इसको। ये अपने समय का रंगून का गाना है। हाँ सर, अब अपने समय का अब नहीं चलेगा। अच्छा, अब नहीं चल- अब नहीं चलेगा ये। लेकिन अभी हिस्ट्री है, हिस्ट्री का है। अब अच्छा देखिए इसके आगे ना, अगले पेज पे आओ। इन द क्वाइट ऑफ कश्मीर वैली द डी कंपनी की याद हमेशा बनी रहेगी, और इनका पॉइग्नेंट रिमाइंडर, और उनका इमोशनल एंड सैड डिमाइस हो गया, उनका निधन हो गया। ये सभी के द्वारा याद किया जाएगा। ये उनको मेडल मिले थे परमवीर चक्र के, जो नीचे दिखाए गए हैं। और अगर तुम जाओगे नेशनल वार मेमोरियल में तो तुम वहाँ इनके नाम की पट्टी देख लेना। IC वहाँ 521 इनका सर्विस नंबर दिया है, और नीचे इनकी फोर्ट कुमाऊं गढ़वाल रेजिमेंट का नाम IC दिया है। 521 इसके आसपास कुमाऊं और सभी रेजिमेंट फोर्ट 4 कुमाऊं के हैं जो उस फोर समय कुमाऊं मारे गए। रेजिमेंट, मेजर सोमनाथ ठीक शर्मा है। PVC। इसके बाद आपको पता चल गई। इसके बाद अब हम इसका क्वेश्चन आंसर तो करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम अगली पोयम पढ़ लेंगे। जी पोम, वो कौन सी है? ये है क्या? लेट अस सैल्यूट दिस ब्रेव हार्ट, समबडीज मदर। समबडीज मदर। अगली पोयम पढ़ो। अच्छा, मैं सोच रही हूँ नहीं, वो तो एक्सरसाइजेज है। बिरसा मुंडा, ये रहा समबडीज मदर। ये भी तो आ रहा ना आपके में। समबडी की एक किसी की माँ जा रही है, और स्कूल के बच्चे हंसते हुए उसके बगल से निकल रहे हैं, और कोई उसको रास्ता नहीं पार करा रहा है। सबको स्कूल से घर जाने की जल्दी है। ठीक है, इतनी बात तुमने समझ में आ नहीं, गई? एक बच्चा आया था मदद करने। तो एक बच्चा आता है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ कहानी कहेंगे। चलो, समबडीज मदर। फिर इससे क्या होगा कि हम इसके क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे थोड़ा सा। द वुमेन वॉज ओल्ड एंड रेड। रेड का मतलब है चिथड़े पहनी हुई, और उसके बारे में और उसके बाल कैसे थे? ग्रे कलर के थे। तो एंड बेंट विद द चिल ऑफ विंटर्स डे, और झुकी जा रही थी सर्दियों की ठिठुरन से। द स्ट्रीट वाज वेट विद ए रिसेंट स्नो, सड़कों पर बर्फ पड़ी थी। बर्फ पड़ी थी। यस, एंड द वुमेन्स फीट वर एज्ड एंड स्लो, और लेडी के पैर धीमे पड़ रहे थे, कमजोर और बूढ़े थे। धीरे थे। She stood at the crossing and waited long. वो क्रॉसिंग पर खड़ी थी और बहुत समय से इंतजार कर रही थी। Alone, अनके टेक में लगाओ, टेक से हाफ ब्रेन काम करती है। आराम जरूरी, उसके लिए एक सही लकड़ी खरीद लो, उसमें रख के मजे करो। एक ऐसा आता है इसका नहीं वजह, जैसे पकड़ा हुआ है, वो सर्वाइकल होता है, वो लोग फिर पकड़ के रहते हैं। कोई 4.5 किलो का हेड है, और उतना वेट थोड़ी लगता है, नहीं पकड़ कर। 1300 ग्राम का तो ब्रेन होता है, 1500 ग्राम का ब्रेन पुरुषों का है, 1300 ग्राम का लड़कियों का है। तुम लोग का सर हल्का है, उसका भारी होगा, वो पुरुष है तो वो पकड़ के बैठा। वजन नहीं है, जैसे दिमाग भारी होगा तो कैसे कोई पकड़े? बताओ, हमारा उसका दिमाग भारी है फिर भी। हम इसमें कुछ हुक लटकवा देंगे, फिर उसमें टांग दो, फिर अपना करते रहो। मजे लेने के बड़े तरीके हैं। अब आगे देखो। She stood at the crossing, वो क्रॉसिंग पर खड़ी थी, and waited long, alone, uncared, for amid the throng। तो uncared थी, throng देखो पीछे मीनिंग क्या है, दिखा पीछे लिखा। नहीं सर, नहीं। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। सर देखो, एमिड का मतलब होता है बीच में, और थ्रोंग का मतलब होता है क्राउड।
यही तो पूछ रहा हूँ। सर देखो लिखा हुआ है। सही है। तो amid throng, वो क्राउड के बीच में अनअटेंडेड, कोई उसको देख ही नहीं रहा था और वो खड़ी थी। ऑफ ह्यूमंस बीइंग हु पास्ड हर बाय, जो सभी लोग उससे गुजरते जा रहे थे। पास्ड हर बाय का मतलब उन्हीं अनदेखा के था। बगल से। पासर बाय, बस चले ही जा गुजरते रहे जा रहे थे। नॉर हीडेड द ग्लांस ऑफ हर एंशियस आई, उन्होंने उसकी ओर ग्लांस भी नहीं किया। सोना तुम इधर ही उधर देखती रहती, जब तक तुम्हें कभी भी देखो तुम उस पर ध्यान कम दे रही हो। नॉर हीडेड द ग्लांस ऑफ हर एंशियस आई, फिर इसका मतलब बताओ। सर कोई भी उसकी जो मतलब आंखें उसकी तरफ नहीं देख पा रहा है। एंशियस आई, उनकी तरफ उत्सुकता भरी, उन लोगों को देख रही कि कोई मुझे पार करा दे, और लोग उसकी और लोग ओर एक नजर भी नहीं नहीं देखना चाहते, बस अपना ही चले जा रहे हैं। डाउन द स्ट्रीट विद लाफ्टर एंड शाउट, ग्लैड इन द फ्रीडम ऑफ स्कूल्स लेट आउट, वहां उस छोटी सी गली में, डाउन द स्ट्रीट, वो सभी हंस रहे थे और चिल्ला रहे थे। ग्लैड इन द फ्रीडम ऑफ, किसकी खुशी में कि स्कूल छूट गया है, अब हमें घर जाना। ग्लैड केम द बॉयज भेड़ की तरह आ रहे हैं। फ्लॉक ऑफ शीप, जैसे भेड़ों का झुंड निकला, फ्लॉक ऑफ शीप। हेलिंग द स्नो पाइल वाइट एंड डीप, और वो क्या कर रहे थे? हेलिंग यानी उछाल रहे थे, पाइल जो ढेर था। पास्ट द वुमेन सो ओल्ड एंड ग्रे, हेजेंट द चिल्ड्रन ऑन देयर वे, पास्ट द वुमेन, उसको उससे होकर गुजर जा रहे थे, उसे पीछे छोड़ के निकलते जा रहे थे। पास्ट द वुमेन मतलब वो खाली की वक्त। और हेजेंट द चिल्ड्रन, ऐसा लग रहा था कि वो बहुत जल्दी में। हेजेंट का क्या मतलब था? बहुत जल्दी में। नॉर ऑफर्ड ए हेल्पिंग हैंड टू हर, सो मीक सो टिमिड एफ्रेड टू स्टिल, मीक का क्या मतलब है? इतने चुपचाप निकल जा रहे थे कि कहीं वो ये ना कह दे, इतने डरे हुए थे कहीं हेल्प ना मांग ले। कायर, टिमिड का क्या मतलब है? कायर। एफ्रेड टू स्टिल, कि कहीं कुछ मदद ना करनी पड़े। Lest the carriage wheel or the horse feet should crowd her down in the slippery seat, कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई कैरियज व्हील, कोई गाड़ी, घोड़ा गाड़ी या हॉर्स का पैर, should crowd her down, उसे कुचल दे, in the slippery seat। अगर कोई ऐसा हो तो ये भी तो हो सकता है। लेस्ट का मतलब कहीं ऐसा ना हो कि कोई कैरियज व्हील, गाड़ी का पहिया कुचल दे, या हॉर्स फीट उसे कुचल दे। नाउ एट लास्ट केम वन ऑफ द मैरी ट्रू, द गेएस्ट लेडी ऑफ ऑल द ग्रुप, एक मैरी ट्रू, खुश मिजाज झुंड आया। मैरी ट्रू का क्या मतलब है? खुश मिजाज। द गेएस्ट लेडी, गेएस्ट का क्या मतलब है? सर एक लड़की को गेस, इसमें गेस में एक लड़की को क्या सर ये मतलब है गेस्ट लेडी ऑफ द ग्रुप, एक लड़का आया, लड़का ही तो उनका हाथ पकड़े ना अगले चित्र में। गेस्ट लेडी, ठीक है। दैट इज ही पॉज्ड बिसाइड हर एंड विस्पर्ड लो, वो बगल में खड़ा हुआ और उससे पूछा, शैल आई हेल्प यू? उन्होंने कहा यस श्योर, आई विल हेल्प यू क्रॉस इफ यू विश टू गो, मैं तुम्हें हेल्प कराऊंगा। हर एजेड हैंड ऑन हिज स्ट्रॉन्ग यंग आर्म, उसका बूढ़ा हाथ उसकी स्ट्रॉन्ग यंग आर्म को उसने पकड़ लिया। शी प्लेस्ड एंड सो विदाउट हर्ट और हार्म, बिना किसी चोट पहुंचाए या हार्म के उसने अपना हाथ रख दिया। He guided the trembling feet along, proud that his own were firm and strong, उसने उसके कांपते हुए ट्रेम्बलिंग फीट को आगे बढ़ाया। ट्रेम्बलिंग का क्या मतलब है? कांपना, कांपना, along, और ये उसको प्राउड था कि उसके फीट कैसे हैं? फर्म एंड स्ट्रॉन्ग। देन बैक अगेन टू हिज फ्रेंड्स ही वेंट, ऐसा करके वो वापस कहाँ चला गया? अपने दोस्तों के पास। His young heart happy and well content, कंटेंट का मतलब संतुष्ट था, ऐसे करके वो बिल्कुल सेटिएटेड था। She is somebody's mother, boys you know, क्या तुम, उसने बाकी लड़कों से कहा क्या तुम जानते हो वो किसी की माँ है। For all she is aged, poor and slow, और फिर भी वो एक पुअर गरीब है और धीरी है, धीमे चलने वाली। एंड आई होप सम फेलो विल लेंड ए हैंड टू हेल्प माई मदर, यू अंडरस्टैंड,
और मुझे लगता है कि मेरी भी अगर ऐसी माँ हो तो तुम में से कोई उसको हाथ दे देगा। इफ एवर शी इज पुअर एंड ओल्ड एंड ग्रे व्हेन हर ओन डियर बॉय इज फार अवे, अगर कभी वो बूढ़ी हो जाए तो, अभी तो नहीं बूढ़ी है, लेकिन अगर बूढ़ी हो जाए और उसका बेटा अवे हो जाए, उससे दूर, यानी दूर चले जाए, मैं अवे हो जाऊं, तो तुम दोस्तों में से कोई एक दोस्त उनको हाथ दे देगा। And somebody's mother bowed low her head in her home that night and prayed, she said, और किसी की माँ bowed low, और वो जो किसी की माँ थी उसे मालूम नहीं था कि किसकी माँ है, वो जब घर गई तो उसने दुआ के लिए हाथ उठाए और उसने भगवान से दुआ मांगी कि उस लड़के को तरक्की बख्श दे जिसने मुझे सड़क पार कराई। मालूम नहीं वो किसकी मदर, लेकिन जब वो घर गई तो उसने पहला काम क्या किया? Somebody's mother bowed low, वो झुकी, अपना सर झुकाया, और in home that night, और क्या उसने अपने घर में प्रेयर किया उसके लिए, ठीक है। was आज मैं दर्द की शिद्दत में कमी पाता हूँ, आज ये किसने मेरे हक में दुआ मांगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें दर्द में कमी महसूस हो रही तो जरूर किसी ने दुआ मांगी होगी, तो ऐसे ही वो जब दुआ होती है तो किसी को लग भी जाती होगी। So was God be kind to the noble boy who is somebody's son and pride and joy? Was God be kind? तो क्या अब वो गॉड उस नोबल बॉय, उस लड़के के लिए काइंड होगा? उसके उनको भी नहीं पता है कि वो लड़का कौन था, ना इसको पता है कि वो तो उसने ये दादी कह रही है या ओल्ड लेडी कह रही है, क्या तुम उस भगवान से कह रही उस लड़के के लिए काइंड हो जाओ, who is somebody's son, जो वो somebody's mother है और वो somebody's son है, and pride and joy, और वो आगे इसी तरीके से बढ़ता चला जाए। इसके लेखक है मैरी डो ब्राइन। आज के लिए इतना ही, बताइए देखो, अब तुम्हारी छुट्टी होती रहेगी, 11 बजे से हम क्लास रखेंगे। सर आप जान ही रहे थे, तो हम तो शाम को जाएंगे, शाम को रखोगे? शाम के क्लास में। सर आप 14 को आ जाओगे? मैं 14 को आऊँगा, 15 की क्लास रखेंगे। सर 15 में हमारा इंग्लिश का पेपर है। 15 का इंग्लिश का? हाँ सुबह ही हो जाएगा। सर लगातार सर आपको इंग्लिश का करना पड़ेगा। 15 को इंग्लिश का? सर इंग्लिश सर मैथ्स की जरूरत नहीं, इंग्लिश मैथ्स का फर्स्ट का चैप्टर ना? सर इंग्लिश का इंग्लिश इंग्लिश की यही वर्कशीट है। मिलेंगे सभी। हाँ?